प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट विषय में वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के लिए जो विधियां प्रयोग की जाती हैं, जैसे तुलनात्मक वित्तीय विवरण, समान आकार वाले विवरण, प्रवृत्ति विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, कोष प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन विधियों में से अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अनुपात विश्लेषण का अर्थ क्या है? वित्तीय विवरणों में दी गई विभिन्न मदें स्वयं में अर्थहीन होती हैं। इन मदों का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक इनमें आपस में कोई संबंध स्थापित न किया जाए। जैसे एक व्यापारी अनिल 1,50,000 रुपये लाभ कमाता है, जबकि एक दूसरा व्यापारी सुनील 1,80,000 रुपये लाभ कमाता है। इन दोनों व्यापारियों में कौन सा अधिक कुशल है? साधारणतः हम कह सकते हैं कि सुनील अधिक कुशल है, क्योंकि वह अधिक लाभ कमाता है। परंतु सही उत्तर जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि किसने कितनी पूंजी अपने व्यापार में लगा रखी है। मान लीजिए अनिल ने 10 लाख रुपए की पूंजी व्यापार में लगा रखी है, जबकि सुनील ने 15 लाख रुपए की पूंजी व्यापार में लगा रखी है। तो अब हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों व्यापारियों की पूंजी में कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अनिल 1,50,000 रुपये लाभ 10 लाख रुपए की पूंजी लगाने पर कमाता है 15%। सुनील 1,80,000 15 लाख रुपए की पूंजी लगाने पर लाभ कमाता है 12%। तो इन दोनों का तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए तो सुनील जो है वो कम लाभ कमा रहा है, जबकि अनिल 15% लाभ कमा रहा है और सुनील 12% लाभ कमाता है। तो इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि इन अंकों का महत्व तब अधिक होता है जब इनका संबंध अन्य अंकों से स्थापित किया जाए। जैसे कि लाभ का संबंध पूंजी से स्थापित करने पर ही यह ज्ञात हुआ है कि लाभ अधिक है या कम है। दो संख्याओं के पार्श्विक संबंध को गणितीय रूप में प्रकट करना अनुपात कहलाता है। ये कुछ विद्वानों ने अपने शब्दों में अनुपात विश्लेषण का अर्थ बताया, जिनमें आर एंथोनी है। इन्होंने अनुपात विश्लेषण के बारे में लिखा है कि अनुपात साधारणतः एक संख्या को दूसरी संख्या के संदर्भ में प्रकट करना है। यह एक संख्या को दूसरी संख्या में से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। इसको हम कह सकते हैं A ratio is a simply one number expressed in term of another. It is found by dividing one number into other. तो अनुपात विश्लेषण के लिए जो तरीके प्रयोग किए जाते हैं वो 4 तरह की विधियां प्रयोग की जाती हैं। पहली विधि है शुद्ध अनुपात के रूप में। शुद्ध अनुपात के रूप में इसमें दो मदों के आपसी संबंध को सीधे अनुपातिक रूप में प्रकट किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यवसाय की चालू संपत्तियां 2 लाख रुपए हैं और चालू दायित्व है 1 लाख रुपए हैं, तो चालू संपत्तियों का चालू दायित्व में अनुपात 2:1 होगा। दूसरा अनुपात है दर या इतने गुने के रूप में। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है। जैसे किसी व्यापारी ने वर्ष में 2 लाख रुपए का माल उधार बिक्री किया। वर्ष के अंत में उनके देनदार डेटर्स 40,000 रुपए हैं। तो देनदार आवर्त अनुपात डेटर टर्नओवर रेशियो 5 हुआ, अर्थात देनदारों की तुलना में उधार विक्रय 5 गुना है। प्रतिशत के रूप में इसमें एक संख्या को 100 से गुणा करके ये ज्ञात किया जाता है कि एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जैसे कि किसी व्यवसाय में 2 लाख रुपए का लाभ हुआ और उसमें 10 लाख रुपए की पूंजी लगाई हुई है, तो पूंजी पर लाभ का प्रतिशत 2 लाख बटे 10 लाख और हम 100 से गुना करेंगे तो अर्थात 20% लाभ हुआ। चौथा है
फ्रैक्शन अंश के रूप में, जैसे कि शुद्ध लाभ पूंजी का 1/5 है। तो हमने अनुपातों के बारे में पढ़ा है। जो ये अनुपात के प्रकार हैं उनमें पहला है शुद्ध अनुपात के रूप में, दूसरा है दर या इतने गुने के रूप में, तीसरा है प्रतिशत के रूप में, चौथा है अंश के रूप में। इसके अलावा हम अनुपात विश्लेषण के अगर उद्देश्यों को देखें तो अनुपात विश्लेषण के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं। पहला उद्देश्य है कि व्यवसाय के ऐसे कमजोर स्थानों का पता लगाना जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, व्यवसाय की तरलता, लिक्विडिटी, शोधन क्षमता, सोल्वेंसी, क्रियाशीलता, एक्टिविटी तथा लाभप्रदता अर्थात प्रॉफिटेबिलिटी का गहन विश्लेषण करना। इसके अलावा क्रॉस वर्गीय विश्लेषण अर्थात किसी फर्म के अनुपातों की तुलना उसी उद्योग की कुछ चुनी हुई फर्मों के अनुपातों से करने के लिए सूचना प्रदान करना। इसके अलावा समय श्रेणी विश्लेषण, टाइम सीरीज एनालिसिस अर्थात किसी फर्म के वर्तमान अनुपातों की उसी फर्म के पिछले अनुपातों से तुलना करने के लिए सूचना प्रदान करना। पूर्वानुमान लगाना और भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए सूचना प्रदान करना। यह है अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य। लेखांकन अनुपातों के लाभ या उसकी उपयोगिता क्या है? एडवांटेज और यूज ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। अनुपात विश्लेषण के बिना अंक महत्वहीन होते हैं क्योंकि वित्तीय विवरणों में दिए गए समंक मूक होते हैं, अर्थात अनुपातों के द्वारा इन मूक समंकों को बोलने की शक्ति मिलती है और ये समंक व्यवसाय की उन्नति अर्थात अवनति दोनों को संकेत करने लगते हैं। अनुपात विश्लेषण की कुछ महत्वपूर्ण लाभ निम्नलिखित है। पहला है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में सहायक, हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरण, स्थिति विवरण, लाभ हानि विवरण के विश्लेषण के लिए अत्यंत सहायक है। बैंक, ऋणदाता, विनियोक्ता आदि अनुपातों की सहायता से ही किसी संस्था की स्थिति का विवरण तथा लाभ हानि खाते का विश्लेषण करके उस संस्था के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरा है लेखांकन आंकड़ों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। अनुपात विश्लेषण द्वारा जटिल और विस्तृत आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त बनाया जाता है। इसे हम उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। यदि एक फर्म अपनी वित्तीय स्थिति तथा लाभों की तुलना किसी अन्य फर्म से करना चाहे तो ऐसी तुलना अनुपातों को सहायता से की जा सकती है। इसी प्रकार यदि एक फर्म इस वर्ष के आंकड़ों की तुलना अपने पिछले वर्ष के आंकड़ों से करना चाहे तो इसके लिए भी अनुपात अत्यंत उपयोगी होते हैं। व्यवसाय के कमजोर स्थानों का पता लगाने में सहायक, हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस। अपनी फर्म के पिछले वर्षों के अनुपात की तुलना उस वर्ष के अनुपातों से करके व्यवसाय की दुर्बल स्थानों का पता लगाया जाता है और उन्हें सुधारा जा सकता है। पूर्वानुमान लगाने में सहायक, हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। लेखांकन अनुपातों से भविष्य के बारे में सही अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे कि इस वर्ष की कुल बिक्री अर्थात व्यवसायिक क्रियाओं से प्राप्त रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख रुपए है और वर्ष के औसत स्टॉक 2 लाख रुपए है, अर्थात व्यवसायिक क्रियाओं से प्राप्त का 20% है। यदि यह फर्म अगले वर्ष 15 लाख रुपए की व्यवसायिक क्रियाओं से प्राप्ति करना चाहती है तो उसे 15 लाख रुपए का 20% अर्थात 3 लाख रुपए का माल औसत रूप से अपने स्टॉक में रखना होगा। व्यवसायिक प्रवृत्ति का पूर्वानुमान, एस्टिमेट अबाउट द ट्रेंड ऑफ बिजनेस। पिछले वर्षों के अनुपातों की इस वर्ष के अनुपातों से तुलना करके व्यवसायिक क्रियाओं से प्राप्त लाभ, लागत आदि की भावी प्रवृत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। आदर्श परिमापों का निर्धारण, फिक्सिंग ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। व्यवसाय से संबंधित विभिन्न मदों के आदर्श परिमाप निर्धारित किए जाते हैं
और वर्ष के अंत में वास्तविक अनुपातों की तुलना प्रमाप अनुपातों से करके व्यवसाय की कुशलता के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रभावशाली नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल, अनुपातों के द्वारा प्रबंधकों को व्यवसाय की तरलता, शोधन क्षमता, लाभदायकता आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इसे उन्हें व्यवसाय की गतिविधियों और परिवर्तनों को समझने व कार्यकुशलता को बढ़ाने में मदद मिलती है। अनुपातों की सहायता से प्रबंधकों को सभी प्रबंधकीय कार्यों जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, संवहन, नियंत्रण को करना आसान हो जाता है। वित्तीय सुदृढ़ता का अध्ययन, स्टडी ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस। अनुपात विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि तरलता के दृष्टिकोण से व्यवसाय कैसा है, शोधन क्षमता के दृष्टिकोण से कैसा है, लाभप्रदता के दृष्टिकोण से कैसा है। अर्थात अनुपातों की सहायता से अलग अलग दृष्टिकोणों से व्यवसाय के स्वास्थ्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे हम अनुपात विश्लेषण के लाभ के बारे में जानकारी ली है, उसी प्रकार से लेखांकन अनुपातों की कुछ सीमाएं भी हैं। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, वो सीमाएं क्या है? जैसे लेखांकन अनुपात वित्तीय विश्लेषण का एक अत्यंत कीमती औजार है, परंतु इसका महत्व उसके लिए उचित प्रयोग पर निर्भर करता है। इसके गलत प्रयोग से संस्था के बारे में गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अतः इनका प्रयोग करते समय इनकी सीमाओं का अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। कुछ सीमाएं इस प्रकार से हैं। वो सीमाएं हैं, अशुद्ध आंकड़ों के होने पर अनुपात भी अशुद्ध होंगे। फॉल्स अकाउंटिंग डेटा गिव फॉल्स रेशियो। इसका मतलब यह है कि अनुपात उन आंकड़ों पर आधारित होते हैं जो लाभ हानि विवरण और स्थिति विवरण में दिए हुए होते हैं। अतः ये उसी सीमा तक शुद्ध होंगे जिस सीमा तक ये आंकड़े शुद्ध हैं, जिनके आधार पर यह ज्ञात किया जाएगा कि उदाहरण के लिए यदि अंतिम स्टॉक अधिक मूल्यांकन कर लिया गया है तो न केवल लाभ अधिक निकल आएंगे बल्कि वित्तीय स्थिति का भी अच्छी प्रतीत होगी। अतः जब तक लाभ हानि और स्थिति विवरण विश्वसनीय नहीं होंगे तब तक उनके आधार पर ज्ञात किए गए अनुपात भी विश्वसनीय नहीं होंगे। वित्तीय विवरणों की कुछ सीमाएं होती हैं, इसके आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि अनुपातों की भी वही सीमाएं होती है। दूसरा, लेखांकन नीतियों में अंतर के कारण दो फर्मों की तुलना अविश्वसनीय होती है। कंपैरिजन नॉट पॉसिबल इफ डिफरेंट फर्म अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। यदि दो व्यवसाय में लेखांकन की अलग अलग विधियां प्रयोग की जाती है, दोनों के बीच में की गई तुलना अविश्वसनीय होगी। जैसे कि विभिन्न फर्में स्टॉक मूल्यांकन, ह्रास आदि के लिए अलग अलग नीतियां अपना सकती हैं। अतः इन फर्मों के अनुपातों की आपस में तुलना करना उचित नहीं होगा। इसके अलावा मूल्य स्तर में परिवर्तन के कारण अनुपात कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रेशियो एनालिसिस बिकम लेस इफेक्टिव ड्यू टू प्राइस लेवल चेंज। मूल्य स्तर में परिवर्तन होते रहते हैं, अतः किसी फर्म के पिछले वर्षों के अनुपातों की तुलना उस वर्ष के अनुपातों से नहीं की जा सकती। जैसे कि यदि किसी फर्म ने 2015 में 1000 मशीनों का 10 लाख रुपए में विक्रय किया और इसी फर्म ने 2016 में फिर ठीक उसी प्रकार 1000 मशीनों का विक्रय किया, परंतु मुद्रास्फीति के कारण मशीनों का विक्रय मूल्य 15 लाख रुपए था। अनुपातों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फर्म की बिक्री में 50% की वृद्धि हो रही है, जबकि वास्तव में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अतः अनुपातों का अध्ययन करते समय मूल्य स्तर में हुए परिवर्तनों के आधार पर समायोजन कर लेना चाहिए। वास्तविक आंकड़ों की तुलना में लेखांकन अनुपात भ्रम पैदा कर देते हैं। रेशियो में बी मिसलीडिंग इन एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डेटा। उदाहरण के लिए यदि एक्स कंपनी 2015 में 10 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन करती है और 2016 में 15 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन करती है, तो उसके उत्पादन में 50% वृद्धि हुई है। जबकि वाई कंपनी 2015 में 10,000 मीटर कपड़े
से 2016 में अपना उत्पादन बढ़ाकर कर 20,000 मीटर कर लेती है, तो उसके उत्पादन में 100% वृद्धि हुई है। यदि इन दोनों कंपनियों के उत्पादन में वृद्धि की तुलना अनुपातों के आधार पर करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि Y कंपनी X की तुलना में अधिक सक्रिय है, जबकि दोनों फर्मों के आकार में अंतर के कारण ऐसा सोचना केवल भ्रम है। अतः अनुपातों के साथ साथ वास्तविक आंकड़ों का अध्ययन भी आवश्यक है। इसके अलावा कुछ सीमाएं एक अकेले अनुपात का सीमित महत्व है। लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल रेशियो। अनुपात विश्लेषण में एक केवल अनुपात का बहुत ही कम महत्व होता है, अतः कई अनुपात एक साथ अध्ययन किए जाने चाहिए। जैसे कि हो सकता है कि किसी फर्म के चालू अनुपात करेंट रेशियो ठीक हो, परंतु शीघ्र अनुपात अर्थात क्विक रेशियो ठीक ना हो। ऊपरी दिखावट, विंडो ड्रेसिंग। कई कंपनियां स्थिति विवरण की तुलना की तिथि के तुरंत पहले अपने स्थिति विवरण में इस परिवर्तन कर लेती हैं, इस तरह से परिवर्तन करती हैं जिससे कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं सच्चाई गुप्त रहे। जैसे कि एक कंपनी की चालू संपत्तियां 2 लाख रुपए हैं, चालू दायित्व है 1 लाख रुपए हैं, इस प्रकार उसका चालू अनुपात 2:1 है। इसके बाद इस कंपनी ने मार्च माह में 1 लाख रुपए का माल उधार खरीदा। यदि ये कंपनी उस उधार क्रय का लेखा करती है तो चालू संपत्तियां बढ़कर 3 लाख रुपए और चालू दायित्व बढ़कर 2 लाख रुपए हो जाएंगे, जिससे कि उनका चालू अनुपात 3:2 है, अर्थात 1.5:1 रह जाएगा। अतः ये कंपनी या तो क्रय की प्रविष्टि ही अगले वर्ष के प्रारंभ में बना सकती है, अर्थात क्रय की कुछ दिनों के लिए स्थगित कर सकती है। निर्धारित अनुपातों का भाव, लेक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स। सभी फर्मों के लिए कोई एक जैसे आदर्श अनुपात स्थापित नहीं किए जा सकते। जैसे कि 2:1 के चालू अनुपात को आदर्श समझा जाता है, अर्थात चालू संपत्तियां चालू दायित्वों की तुलना में दुगनी होनी चाहिए। परंतु यदि किसी फर्म के अपने बैंकर्स के साथ इस प्रकार के अनुबंध हैं कि आवश्यकता पड़ने पर बैंकर्स पर्याप्त धन दे देते हैं, तो यदि इस फर्म की चालू संपत्तियां चालू दायित्वों से कम भी हों तो भी अनुपात उचित समझा जाएगा। इसके अलावा गुणात्मक तत्वों की अवहेलना, इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स। अनुपात किसी भी व्यवसाय की कुशलता का संख्यात्मक माप है। इसमें गुणात्मक तत्वों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, जो एक विश्लेषण के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि किसी फर्म के ग्राहक को उसके व्यवसाय से संबंधित कुछ अनुपातों के आधार पर उधार माल बेचा जा सकता है, परंतु उसका चरित्र और प्रबंध की योग्यता भी ध्यान में रखना चाहिए। केवल अनुपातों के आधार पर उसका उचित निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। रेशियो अलोन आर नॉट एडुकेट फॉर प्रॉपर कंक्लूजन्स। केवल अनुपातों के आधार पर ही हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि किसी फर्म की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है या नहीं। अनुपात केवल अच्छी या खराब स्थिति की तरफ संकेत करते हैं, इन्हें प्रमाण के रूप में नहीं समझना चाहिए। यदि यही कारण है कि अनुपात विश्लेषण के साथ साथ वित्तीय विवरण के विश्लेषण को अन्य तकनीकों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। इन अनुपातों के विश्लेषण की सीमाओं में जो अंतिम बिंदु है, वो सीमाओं में विश्लेषक की जो व्यक्तिगत योग्यता व पक्षपात का भी प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यवसाय की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं एवं कार्य प्रणाली होती है, अतः अनुपात गणना का कार्य बड़ा सावधानी से करना चाहिए। इस प्रकार अनुपातों के प्रयोग में लाने की विधि भी एक विश्लेषणकर्ता से दूसरे विश्लेषणकर्ता तक भिन्न भिन्न हो सकती है। उदाहरणतः हो सकता है कि पूंजी पर लाभ दर ज्ञात करने के लिए एक विश्लेषणकर्ता कर चुकाने के बाद के लाभ ले
और दूसरा विश्लेषणकर्ता कर चुकाने के पहले के लाभ ले। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अनुपातों की अनेक सीमाएं हैं, फिर भी इनका प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अनुपातों का प्रयोग करते समय यदि उनकी सीमाओं को भी ध्यान में रखा जाए तो अनुपात विश्लेषण से अति महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। वित्तीय विवरण के विश्लेषण में अनुपात विश्लेषण महत्वपूर्ण है, तो हमने इस विषय के अंदर अनुपात विश्लेषण का अर्थ क्या है, अनुपातों के प्रकार क्या हैं, जैसे शुद्ध अनुपात के रूप में, दर या इतने गुने के रूप में, प्रतिशत के रूप में, अंश के रूप में। इसके अलावा हमने अनुपात के लाभ या उसके उपयोगिताओं के बारे में पढ़ा है, अर्थात लेखांकन अनुपातों का लाभ या उपयोगिता क्या है, लेखांकन अनुपात की सीमाएं क्या हैं। ये हमने अनुपात के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ली है। में अनुपात विश्लेषण महत्वपूर्ण है, तो हमने इस विषय के अंदर अनुपात विश्लेषण का अर्थ क्या है, अनुपातों के प्रकार क्या हैं, जैसे शुद्ध अनुपात के रूप में, दर या इतने गुने के रूप में, प्रतिशत के रूप में, अंश के रूप में। इसके अलावा हमने अनुपात के लाभ या उसके उपयोगिताओं के बारे में पढ़ा है, अर्थात लेखांकन अनुपातों का लाभ या उपयोगिता क्या है, लेखांकन अनुपात की सीमाएं क्या हैं। ये हमने अनुपात के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ली है।